बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा प्राप्तियां 12वीं क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं, इकोनॉमिक्स का। इसके 20 शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं। चलिए 21वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार कौन थे? बच्चों, मैं आपसे बता दूं, मैंने जो ये वीडियो बनाई है बहुत ही ध्यान से बनाई है कि भाई ये भी एक क्वेश्चन पूरी तरीके से संभावित हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार कौन हैं? ए दादा भाई नौरोजी, बी एस के देसाई, सी पीसी महालनोबिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है सी, यानी कि पीसी महालनोबिस। बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो आधारशिला थी वो पीसी महालनोबिस ने रखी थी। बच्चों, मैं बता दूं, इनका जन्म 1893 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और बच्चों इन्हें भारतीय योजनाओं का निर्माता कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की थी। जब भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिसाब था तो जब इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई तो इन्होंने विश्व के ज़्यादातर देशों से जो उस समय के महान अर्थशास्त्री थे उन्हें बुलाया और उनसे मीटिंग करके उनसे कहा कि भाई हमें ऐसी पॉलिसीज़ बताइए, ऐसे काम बताइए जिससे हमारा देश वापस जो है विकास के ट्रैक पर लौट सके। और उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों के लिए ये समय हमेशा जो है स्मरणीय रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की भूस्वामित्व प्रणाली थी? भूस्वामित्व मतलब किस तरीके से खेती की जाती थी? जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी प्रथा के जो प्रणाली का आरंभ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1791 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लगाकर किया था। मतलब बच्चों, स्थायी बंदोबस्त लगा दिया था। इसके अनुसार कुछ किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। बच्चों, ये जो भूमि के स्वामी बनाए गए थे ये पहले सरकारी कर्मचारी होते थे जो मालगुजारी लिया करते थे। मालगुजारी का मतलब ये है कि जब रास्ते से गाड़ियां निकलती थी, जाती थी, उनसे टैक्स वसूल किया करते थे। और इन्हें भूस्वामियों ने अधिकांश भूमि पट्टे पर काश्तकारों को दे दी और उन पर मनमाना लगान लगाया। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने इन कर्मचारियों को ज़मीनें दे दी और ज़मीन देने के बाद में इतनी सारी ज़मीन पे ये खुद तो खेती नहीं कर सकते थे, इन्होंने आगे ये ज़मीन जो है काश्तकारों को दे दी। काश्तकार कहते हैं जो काश्त करें, काश्त का मतलब है खेती करने वालों को दे दी। और इन खेती करने वालों से इन्होंने मनमाना लगान वसूल करा। दूसरी बच्चों, महलवाड़ी प्रथा। बच्चों, भूधारण की इस प्रणाली के अंतर्गत ये सारी की सारी भूमि ग्राम समुदाय की होती थी। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, महल कहते हैं गांव को। इसमें जो है किसी एक आदमी को जमींदार ना बनाकर पूरे गांव को बता दिया जाता था कि इस गांव को इतना टैक्स देना है। अब गांव में आपस में लोग अपने आपस में बांट लेते थे कि भाई इतना टैक्स तेरे पे है, इतना टैक्स तेरे पे, इतना टैक्स तेरे पे, जमीन का इतना कर देना है। तो उसमें क्या करते थे ये लोग, उसमें जो बड़े बड़े किसान होते थे उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जो छोटे किसान होते थे उन्हें कम टैक्स देना पड़ता था। और सभी के सभी को जो टैक्स देना पड़ता था वो जो है सरकार को दिया जाता था। और बच्चों, इसमें एक काम और कर सकते थे कि भाई या तो सारा का सारा गांव ही इकट्ठा टैक्स कर दे जमा, या कोई किसान खुद पर्टिकुलर जाके जमा कर दे महल की तरफ से। तो ये प्रणाली की वो थी। और बच्चों, इस प्रणाली को 1863 ईस्वी में शुरू किया गया था और ये प्रणाली बच्चों आगरा, अवध, पंजाब के कुछ भागों में प्रचलित थी। अगला बच्चों क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा। यह प्रथा हमारे देश में सबसे अधिक जानी जाती है। तो ये क्या थी? इस प्रथा में के अंतर्गत भूमि पर काश्तकारों के अलग अलग व्यक्तिगत स्वामित्व था। सभी भूस्वामी व्यक्तिगत रूप से राज्य को लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इस प्रथा के अंतर्गत काश्तकार और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार की कोई मध्यस्थता नहीं थी। और उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, रैयतवाड़ी प्रथा जो थी वो क्या थी?
इसमें काश्तकारों को ही ज़मीन का स्वामी बना दिया था। जो खेती कर रहे हैं वही ज़मीन के स्वामी हैं, अब उन्हीं को टैक्स देना है। और इसके अलावा सभी भूस्वामी व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से राज्य को लगान देने के लिए उत्तरदायी थे। ये नहीं कि जमींदार को दो और जमींदार राजा को दो, बल्कि जिन लोगों के पास जमीन सरकार ने दी है वही टैक्स देंगे सीधे राज्य को। इस तरीके से इस प्रथा में काश्तकार और राज्यों के बीच में जो मीडिएटर था, या तो जमींदार या फिर जो है कोई भी, वो खत्म कर दिया गया था। बच्चों यह प्रथा मद्रास में लागू की गई थी और बाद में ब्रिटिश भारत के ज़्यादातर इलाकों में, जैसे मुंबई, बिहार, मद्रास, सभी इलाकों में इसे लागू कर दिया गया था। योजना की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणीय भूमिका क्यों सौंपी गई थी? बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र। तो जब बच्चों योजना बनाई जा रही थी उस दौर में सरकारी क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी कि देश के विकास करने की जो जिम्मेदारी होगी वो सार्वजनिक क्षेत्र की होगी? ए, विशाल विनियोग की आवश्यकता, बी, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए, सी, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ उद्योग धंधों की बहुत बहुत कमी थी। ऐसे में बड़े स्तर के जो उद्योग धंधे लगाए जाएंगे उसमें बहुत विनियोग किया जाएगा। विशाल विनियोग, विनियोग का मतलब है निवेश, पैसा लगाना। तो प्राइवेट सेक्टर के पास गरीबी थी, लोगों के पास गरीबी थी, तो इतनी बड़ी मात्रा में वो पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करते? दूसरा है क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए। हमें पता है कि देश में जो क्षेत्र थे, कोई इलाके तो ठीक ठाक थे और बहुत इलाके बहुत पिछड़े हुए थे। जिन इलाकों में पिछड़ा हुआ था वहाँ विशेष आर्थिक सहायता और विशेष सहायता दरकार थी, और जो कुछ ठीक थे तो वहाँ कम सहायता की दरकार थी। अगर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जाता तो जो पिछड़े हुए थे वे और पिछड़ते जाते और जो ठीक थे उनकी तरक्की हो जाती। तीसरा, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए। बच्चों ये भी एक अहम बात थी। अगर भारत जिस वक्त आज़ाद हुआ उस वक्त पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लेता तो ये समस्या पैदा हो जाती कि जो मालदार लोग थे, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, सरकार उन्हें पैसा देकर फैक्ट्री और कंपनियां स्थापित करवा देती। तो धीरे 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 वो इतने शक्तिशाली हो जाते, धन कुछ ही लोगों के पास समाहित हो जाता और लोगों के तो तन पे लुंगी भी नहीं बचती। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से क्या लक्ष्य रखे गए थे? ए, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, बी, भारी उद्योगों का विकास, सी, उपरोक्त दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, देखो इसका आंसर तो उपरोक्त दोनों हो गया। तो मैं आपसे बता रहा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था खाद्यान्न की समस्या को दूर करना। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में जो खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला भारत का इलाका था वो पाकिस्तान में चला गया था, जैसा सिंध और पंजाब। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो यही लक्ष्य रखा गया। लेकिन दूसरे पंचवर्षीय योजना में देखा गया कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जाए। जब औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी जब कृषि और दूसरे कार्यों में भी वृद्धि की जा सकती है, और इसमें भी खास तौर पर भारी उद्योगों का विकास किया जाए। भारी उद्योगों में वे उद्योग आते हैं जो उत्पादन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990, सी, उपरोक्त दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था निर्धनता का उन्मूलन करना, यानी गरीबी को ख़त्म करना, असमानता में कमी लाना, जो लोगों के बीच में असमानता उसे कम करना, आधारिक संरचना का विकास करना, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटली चीज़ें हैं, उनका विकास करना, जैसे सड़कों का विकास करना और स्कूलों की स्थिति को सुधारना, प्राथमिक चिकित्सालयों की व्यवस्था करना। तो इस तरह की जो आधारिक संरचना वाली चीज़ें थी उनको सुधार करना छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत को खाद्यान्न की पूर्ति करने
के लिए अमेरिका के सामने कब झुकना पड़ा? 1970 ए, बी 1975, सी 1965, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है 1965। बच्चों जब भारत और पाकिस्तान की जंग चल रही थी, भारत की सेना पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों को कब्जा चुकी थी। ऐसे में भारत पर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि वो युद्ध को बंद करे और अपनी वापस स्थिति में वापस लौट जाए, है ना, यथा स्थिति में लौट जाए। ऐसे में ये 1965 की जंग की बात है और भारत उस वक्त जो खाद्यान्नों का, जैसा गेहूं है, चावल है, दाल है, उनका आयातक था। हमारे यहाँ पर जितना उत्पादन नहीं होता था जितनी की आवश्यकता थी। ऐसे में भारत को अमेरिकी प्रेशर के सामने झुकना पड़ा और युद्ध विराम करना पड़ा। बाद में ताशकंद में समझौता हुआ। उस वक्त पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीतियों की विशेषताएं क्या थी? यानी कि 1991 तक नियोजन जो योजनाएं थी उनकी क्या विशेषताएं थी, आर्थिक विशेषता क्या थी? उसके बाद तो भारत में 1991 में उदारीकरण की तरफ कदम रख दिया था। ए, सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा, बी, सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास, सी, आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों 1991 में जो भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को टारगेट किया था उसमें क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र पर ही भरोसा किया गया था। यानी सरकारी फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी, सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, सरकारी उद्योग लगाए जाएंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्र पर ही भरोसा किया था। दूसरा, निजी क्षेत्रों का नियंत्रित विकास किया, यानी कि जो निजी क्षेत्र थे उन्हें अपने कंट्रोल में रखकर ही उनका विकास की इजाज़त दी गई, डेवलपमेंट की इजाज़त दी गई। छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण दिया और बड़े पैमानों के उद्योगों का नियमन किया। यानी कि जो छोटे पैमाने के उद्योग थे उन्हें प्रोटेक्ट किया, जिससे कि लोगों की आय को बढ़ाया जा सके। क्योंकि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो श्रम प्रधान होते हैं और उसमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, और जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो मशीन पर आधारित होते हैं, उसमें कम लेबर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए सरकार ने क्या काम किया, छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण दिया और बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन किया। सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास सरकार ने खुद किया। बचत और निवेश पर बल दिया, लोगों से कहा कि आप बचत करें और बचत करने के बाद में जो पैसा बचे उसे उद्योग धंधों में या किसी काम में निवेश करें। बच्चों भारत के सामने उस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बचत क्या करें। आमदनी किसी की 2 रुपये है तो उसमें से क्या बचाए, या जैसा वर्तमान में कोरोना के कारण लोगों की स्थिति खराब होगी, 5-7 हज़ार रुपये वो कमा रहे हैं और 5-7 हज़ार रुपये में खा ले या बचा ले, तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन फिर भी सरकार ने बल दिया कि लोग बचाएं पैसा। विदेशी प्रतियोगिता में संरक्षण, देखिएगा बच्चों ये भी एक अहम भूमिका थी 1991 तक। अगर भारत विदेशी प्रतियोगिता के संरक्षण नहीं करता तो विदेशी कंपनियों का भारत में पुनः प्रभुत्व स्थापित हो जाता। उसकी वजह ये थी कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर भारी इन्वेस्ट करती, और जब भारी इन्वेस्ट करती तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं की स्थापित हो जाती। आयात प्रतिस्थापनों पर केंद्रित, बच्चों भारत आयात प्रतिबंधों पर जो आयात के प्रतिस्थापन थे उन पर ध्यान रख दिया कि वही चीज़ें मंगाई जाएंगी जो अति आवश्यक होंगी, है ना। विदेशों से आप कोई अनावश्यक वस्तु नहीं मंगा सकेंगे। विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध लगाया गया। विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध का मतलब है विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा के रखी कि विदेशी भारत में निवेश नहीं करेंगे। केंद्रीकृत नियोजन, और केंद्रीकृत का मतलब है सरकार ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया था किस किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या तरक्की करनी है, किस किस क्षेत्र में तरक्की करनी है। इस तरीके से कुछ फैक्ट हैं जो 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाए गए थे। निम्न में से नियोजन का क्या उद्देश्य है? ये जो नियोजन है यानी प्लानिंग है, इसका क्या उद्देश्य है? निरंतर चिरकालीन सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, धन तथा आय का समान वितरण, सी, अर्थ और सामाजिक न्याय, मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त हो, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों नियोजन का उद्देश्य क्या था? भारत की
सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना, यानी कि जीडीपी को ग्रोथ करना। और जीडीपी का मतलब होता है एक लेखा वर्ष के अंतर्गत सभी वस्तुओं और चीज़ों के उत्पादन का मूल्य, जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। और जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद जितना ज़्यादा होगा वो देश उतना ही विकसित होगा। फिर धन और आय का समान वितरण, सरकार ने धन का अर्जन किया और उसका सही प्रकार से वितरण नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होगा, कुछ ही लोगों के हाथ में धन पहुंच जाएगा, वे शक्तिशाली हो जाएंगे, और जो और होंगे दूसरे लोग वो गरीब हो जाएंगे। फिर इसके अलावा सामाजिक न्याय देखिएगा बच्चों, और पूर्ण रोजगार की स्थिति। सरकार चाहती थी कि लोगों के बीच में छुआछूत, बड़े छोटे की जो भावना है वो ख़त्म कर दी जाए, और बच्चों ये पैसे से ही संभव है। हम देखते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो एक दलित समाज से आते हैं, उसके मुकाबले जो दूसरे दलित हैं उनके साथ आज भी बहुत भेदभाव किया जाता है। और बच्चों सरकारी क्षेत्र ही ऐसे क्षेत्र हैं जो रोज़गार में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो नौकरियां तो देता है, लेकिन अगर 4 लोगों की जगह है तो 2 लोगों से वही काम कराता है। ठीक है, तो उसका लक्ष्य जो है अधिकतम लाभ करना होता है, लाभ कमाना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नियोजन के लक्ष्यों की उपलब्धियां क्या हैं। जो नियोजन है उनके लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं। ए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। बी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। सी, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, नियोजन के लक्ष्यों की जो उपलब्धियां हैं, इन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की। सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। जो प्लानिंग कमीशन से सरकार ने कार्य किया था उससे क्या फ़ायदा हुआ, पहले तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई, कृषि के संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन हुआ। हम देखते हैं कि भारत में शुरुआत में मामूली हलों से खेती की जाती थी, आज हमारे देश में ट्रैक्टर है, रोड ट्रॉली है ना, बड़े बड़े चीज़ों का उत्पादन हुआ है, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। उद्योगों का विकास भी हुआ और विविधीकरण भी आया उद्योगों में। ठीक है, आर्थिक आधारिक संरचना में वृद्धि हुई है, सामाजिक आर्थिक संरचना में सुधार हुआ है, और रोजगार में वृद्धि हुई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारत की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नियोजन की असफलता के कारण क्या थे। बच्चों अगर हम इतनी सारी खूबियां देख कर सोचें कि ये जो नियोजन है ये सफल रहा, तो हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उसका कारण क्या है, नियोजन की असफलता के क्या क्या कारण थे। एक तो दयनीय निर्धनता, बी, निरंतर बढ़ती हुई स्फीति, मुद्रास्फीति, सी, बेरोजगारी संकट, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, भारत में जिस वक्त आज़ाद हुआ था तो दयनीय निर्धनता थी। दयनीय निर्धनता का मतलब जैसे गरीब है ना, गरीब की भी पराकाष्ठा थी, मतलब निहायत ही गरीब। इसलिए जो नियोजन किया गया है ये पूरी तरीके से सफल साबित नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि निरंतर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ये है वस्तुओं के रेट लगातार बढ़ रहे थे, कारण ये था भारत में जनसंख्या बढ़ रही थी। तीसरा कारण था जिस हिसाब से भारतीय जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से भारत में उद्योग धंधे डेवलप नहीं हुए, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी रही जो नियोजन को असफल बनाया। उसमें था अपूर्ण आधिकारिक संरचना, जैसे सड़कों का विकास ना हो पाना, स्वास्थ्य जो वे थे चिकित्सा केंद्र उनकी स्थापना अधिक ना हो पाना, सरकारी स्कूलों के में विकास ना हो पाना। देखिएगा बच्चों आज भी और आज से पहले तक भी, चाहे सरकार यूपीए की रही हो या एनडीए की रही हो या कांग्रेस या जनता दल की रही हो, भारत में सबसे बड़ी समस्या जो रही वो यही रही कि हमारे यहाँ पर लोगों ने सरकारी उद्योग धंधे जो थे उन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं, सरकारी खास जो तवज्जो दी, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं रखा गया। साथ ही मैं आपसे बता दूं, अगर भारत को उस वक्त से लेकर अब तक डेवलप कर चुके होते, सिर्फ कहाँ पर निवेश करना था, शिक्षा पर। आज भी जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश की आवश्यकता है वह शिक्षा है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा पर बहुत कम निवेश किया जाता है। भारत के अंदर 2 ही चीज़ों को सुधार दिया जाए, चिकित्सा और शिक्षा, देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। सरकार बहुत मामूली इन्वेस्टमेंट जो है स्कूल में और शिक्षा पे करती है। इसके अलावा
पक्षपात वितरण, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जिसका बाप दादा सरकारी नौकर हो गया, उसने क्या काम किया, अपने मरने से पहले पहले तक ही अपने लड़के को या अपने पोते को नौकरी पे शिफ्ट करा दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा लल्लू लाल है, क्योंकि नौकरी सरकारी थी। बड़े अधिकारी से कह दिया, कोई ऐसा प्लान तो था नहीं, ऐसा सिस्टम तो था नहीं कि उनका चयन स्पेशल तरीके से हो, क्योंकि फिर एक बात और भी थी कि एजुकेटेड लोगों की भी कमी थी। अब जो लल्लू लाल थे या मूर्ख जो थे, वो आसानी से एडमिशन पा गए, नौकरी पा गए। अब जब वो मूर्ख था तो देश के विकास में क्या सहयोग करता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आत्मनिर्भरता से क्या अर्थ है। ए उत्पादित वस्तुओं में आत्मनिर्भर, बी खाद्यान्न वस्तुओं में आत्मनिर्भर, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों देखो, आत्मनिर्भर का मतलब है जो वस्तुएं फैक्ट्री और कंपनियों से उत्पादित हैं उन पर खुद निर्भर हो जाना, हमें विदेशों से ना मंगाना पड़े। बी खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं चावल दाल है ना, तेल तिलहन, इन सब पर आत्मनिर्भर होना, इसे बच्चों हम आत्मनिर्भर कहेंगे। यानी कि एक ऐसा देश जिसमें जो है उद्योग धंधों की वस्तुओं पर वो स्वयं बना लेता है जितनी उसके देश को आवश्यकता होती है, और खाद्यान्न में जो जो चीज़ें उसे चाहिए वो उसको खुद डेवलप कर लेता है, खुद पैदा कर लेता है। इसे जो है बच्चों आत्मनिर्भर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वितरण संबंधी हमारा रिकॉर्ड सामान्य रूप से निराशाजनक रहा, क्यों। बच्चों आय के वितरण में अंतर, उपभोग व्यय में अंतर, वितरण में अंतर, भूमि जोतों का वितरण में अंतर, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। जो सार्वजनिक क्षेत्र में, बच्चों वितरण का मतलब है सरकार द्वारा आय सरकार के पास आना और उसका देश में डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या निराशाजनक क्यों रहा। सबसे पहली बात ये, आय का जो वितरण हुआ वो असमान हुआ। असमान आय के वितरण का मतलब ये है कि देश के बड़े लोगों तक ही पैसा सीमित रहा, छोटे लोगों तक बहुत कम पहुंचा। जैसे कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बताया था कि अगर हम जो है सेंटर से कोई 1 रुपया भेजते हैं गरीबों के लिए, तो वो छनते 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 5 पैसे ही पहुंच पाते हैं गरीबों तक, यानी कि 95 पैसे ऊपर ही खा लिए जाते हैं। इसके लिए पिछली सरकारों ने जैसा आधार कार्ड बनाया है और बहुत सारे कार्य किए हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सब वादे करते हैं, काम कोई नहीं करता। तो राजीव गांधी ने बताया था कि आय का जो हम पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो जो है बहुत छोटा हो जाता है। उपभोग व्यय में वितरण में अंतर। बच्चों उपभोग व्यय का जो वितरण है वो में उसमें भी अंतर है। जो गरीब लोग हैं वो पैसे को बचाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास जमा पूंजी बहुत थोड़ी सी होती है, और जो मालदार लोग हैं पैसे को खर्च तो करते हैं लेकिन उनका खर्च है ना बहुत छोटी मात्रा में होता है। एक आदमी 1 लाख कमा रहा, 25,000 रुपये बचा खर्च कर दिए, 75 बच गए। ये 50,000 खर्च कर दिए और 50 बचा लिए। लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति है जो 5,000 रुपये कमा रहा है और न बहुत मेहनत करके 4,000 खर्च किए, 1 बचा लिया, तो उसका तो 80% खर्च होने के बाद भी 1% 1,000 रुपये बचे, और उसके 50% खर्च करके भी 50,000 रुपये बचे। तो अब उनकी दोनों के उपभोग में अंतर भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बचत नहीं है गरीबों के पास, और जब गरीबों के पास बचत नहीं होगी तो वो निवेश कहाँ से करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो था, भूमि जोतों का वितरण में अंतर। बच्चों ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। भूमि जोत का मतलब है किसानों के पास खेती कितनी है। हमें पता है कि आज़ादी के बाद से सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि किसानों के बीच की दूरी भी कम की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी गांवों में आज भी देखा जाता है कि एक किसान के पास तो 100 बीघे ज़मीन है, एक के पास 2 बीघे ज़मीन है। जिसके पास 100 बीघे ज़मीन है वो बहुत रिच हैं, और जिनके पास 2 बीघे ज़मीन है आज भी खेती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब वो खेती से जुड़े हुए हैं तो ना तो वो किसान है ना वो मजदूर हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न की पूर्ति के लिए सरकार ने निम्न में से कौन कौन से कदम उठाए हैं। ए हरित क्रांति की शुरुआत की है, बी चकबंदी लाई है, सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया है, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है बच्चों, ये पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। बच्चों हरित क्रांति है खाद्यान्न के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने उन्नत किस्म के बीज और अच्छी खाद लोगों को प्रोवाइड कराया,
और उसमें जो है सब्सिडी देकर लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो नई किस्म के बीज खरीदें जिससे ज़्यादा उत्पादन हो और इसका फ़ायदा देश को मिले। बच्चों, इसका फ़ायदा हुआ भी है, लेकिन भारत के सभी इलाकों में हरित क्रांति का फ़ायदा नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का इलाका, पंजाब, आंध्रा के कुछ इलाके को छोड़कर देश के सभी देशों में इसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। चकबंदी लाए। बच्चों, चकबंदी का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। चकबंदी क्या होती है? जैसे एक किसान है, एक किसान का 2 बीघे का खेत एक जगह है, 5 बीघे का खेत बहुत दूर है, 8 बीघे ज़मीन उसकी तीसरी जगह है और उसकी ज़मीन 4 टुकड़ों में बटी पड़ी है थोड़ी थोड़ी जगह पर। अगर वो अपने खेतों के लिए कुआं लगाए या ट्यूबवेल लगाए तो ऐसे में उसके पास समस्या है कि उसे 4 जगह ट्यूबवेल लगानी पड़ेंगी। जब वो 4 जगह ट्यूबवेल लगाएगा तो उसके पास पैसा बहुत चाहिए, जिसकी वजह से वो ट्यूबवेल लगा ही नहीं पाता था, ना 4 जगह ना एक जगह। तो ऐसे में सरकार ने क्या काम किया, जो बिखरे हुए खेत थे किसानों के अलग अलग, तो उन चारों खेतों को एक जगह कर दिया। दूसरे के जो 4 खेत थे या 2 खेत थे उन्हें एक जगह कर दिया। इसे बच्चों चकबंदी के नाम से जाना जाता है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। जमींदारी प्रथा ऊपर मैं बता चुका हूँ। पहले जो जमींदार थे उनके पास हजारों हजारों बीघे, कई कई सौ बीघे ज़मीन होती थी और जो कई कई सौ बीघे ज़मीन होती थी वो उस पर लोगों से खेती कराते थे और उनसे जो पैसा वसूलते थे उस वसूले हुए पैसे को सरकार को जमा करते थे। अब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो कह दिया गया कि जो व्यक्ति जिस ज़मीन पर काश्त कर रहा है, खेती कर रहा है, अब उसका स्वामी होगा, मालिक होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का लक्ष्य प्रमुख क्या था? यानी कि जो लाइसेंसिंग नीति थी, यानी कि 1991 से पहले सरकार ने ये कह रखा था कि सभी उद्योग धंधे में जो व्यक्ति उद्योग करना चाहता उसे सरकार की लाइसेंसिंग नीति का पालन करना पड़ेगा और जिन उद्योगों को सरकार ने इजाज़त दे रखी उन्हीं में उत्पादन करना पड़ेगा और साथ ही उसके लिए भी सरकार की नीतियों का ही पालन करना पड़ेगा। तो अब वो कौन से थे? औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन विकसित एवं नियंत्रित करना। बी, छोटे और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना। सी, औद्योगिक स्वामित्व के रूप में आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण पर रोकना। डी, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। सबसे पहली बात तो ये, सरकार का पहला जो लक्ष्य था वो निवेश तथा उत्पादन विकसित एवं नियंत्रित करना। सरकार का उद्देश्य था विकसित तो हो लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों में, गाइडलाइन में हो, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इतना शक्तिशाली ना बन जाए जिससे कि आम लोगों का विकास रुक जाए और लोगों का कल्याण रुक जाए। दूसरा, छोटे और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना। मतलब जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे काम करने वाली फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए और जब उन्हें संरक्षण प्रदान होगा तो देश का विकास होगा। वरना तो विकसित देशों से वो छोटे पैमाने या छोटे उद्योग धंधों से संबंधित वस्तुएं भारत में इन्वेस्ट ले आओ, वे सस्ते रेटों में बिकेंगी और जो भारत के जो लघु उद्योग वाले हैं उनकी उत्पादित वस्तुएं महंगी बिकेंगी। तो ऐसे में लोग जब विदेशी चीज़ों को खरीदेंगे, जैसा हम आजकल देखते हैं कि लोग चाइना का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब जब वो चाइना का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो जो भारत के उद्योग हैं वो धीरे धीरे उसके मुकाबले पिछड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक स्वामित्व के रूप में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसा आजकल हम देख रहे हैं मुकेश अंबानी है, अदानी है ना, और बहुत ग्रुप हैं, वो बहुत शक्तिशाली होगी। उस वक्त पे सरकार का लक्ष्य ये था कि ये शक्तिशाली तो हों लेकिन साथ ही साथ जो ये फैक्ट्रियां लगाएं, एक तो ये रोज़गार परख हों, लोगों को बहुत तादाद में रोज़गार दें। साथ ही सरकार कुछ उद्योगों का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती थी जिससे कि समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो। अगला क्वेश्चन है 36 है, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधारों के प्रकार कौन कौन से हैं? ए, मध्यस्थों की समाप्ति। बी, जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया। सी, चकबंदी। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों चकबंदी तो मैंने आपको बता दिए, दो ये मैं आपको बता देता हूं। मध्यस्थों की समाप्ति कर दी। मध्यस्थ मतलब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। पहले क्या था, सरकार जो टैक्स लेती थी वो जमींदार से लेती थी, जमींदार किसानों से टैक्स लेता था। तो जमींदार जो है किसानों से अपनी मर्जी का टैक्स वसूलता था और उस वसूले के टैक्स में से अपना हिस्सा बड़ी मात्रा में रख के, बड़ा पैसा रख के, बाकी बचा हुआ जो सरकार की हिस्सेदारी थी वो सरकार को पहुंचा देता था।
दूसरा जो है बच्चों, जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी कि कृषि की मतलब जो जोत की ज़मीन होगी जिसमें वो बाग को छोड़कर जो जोत की ज़मीन होगी उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी कि कोई भी एक किसान इतनी ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकेगा, और जिसके जिसके पास इससे ज़्यादा ज़मीन होगी उस ज़मीन को सरकार क्या काम करेगी, उसको अपना लेगी। वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी और सरकार उसे भूमिहीन लोगों में बांट देगी पट्टे के तौर पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आयात संरक्षण किस प्रकार किया गया था। मतलब आयात हमारे देश में कम मात्रा में हो या वही हो जो बहुत ज़रूरी हो, सरकार ने उसे नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए थे। ए प्रशुल्क लगाकर, बी कोटा निर्धारित करके, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। सरकार ने आयात पर भारी टैक्स लगाया था, मतलब बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से विदेश से लोग सामान मंगाते हुए डरते थे, यार इतना टैक्स लगेगा ये तो भारत से भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी भारत में उत्पादित चीज़ों से। इस तरीके से संरक्षण किया। दूसरा, कोटा निर्धारित कर दिया। कोटा निर्धारित कर दिया कि इस क्षेत्र की चीज़ें जैसे मतलब दवाइयाँ हैं या मशीनें हैं, आप इतनी कीमत तक की ही मशीन मंगा सकते हैं या इतना ही सामान मंगा सकते हैं। जैसा गेहूं है तो एक तादाद तय कर दी कि भाई आप 100 क्विंटल ही मंगा सकते हैं या 500 क्विंटल ही मंगा सकते हैं, यानी कि कोटा निर्धारित कर दिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सार्वजनिक पार्क का निर्माण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बच्चों ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सार्वजनिक लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पार्क बनाना ये समाजवादी है अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। बच्चों इसे हम केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य से समाज अधिकतम समाज कल्याण होता है। और सार्वजनिक पार्क जो आम लोगों के लिए होगा, वे आराम से बिना टैक्स, बिना कर दिए, बिना पैसा दिए वहाँ पर खूब घूमेंगे और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये बच्चों समाजवादी या साम्यवादी या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचना देश के किस ओर जाने का प्रतीक है। ए मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर, बी समाजवाद की अर्थव्यवस्था की ओर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। बच्चों मैं आपसे बता दूं, जब कोई सरकार या किसी देश की सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियां, सरकारी फैक्ट्रियां बेचती हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने की कोशिश करती है और उन क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देती है। और हमें पता है कि प्राइवेट कंपनियों का आना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना है। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फायदे और नुकसान क्या हैं। वैसे आज विश्व के सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली गई है, लेकिन पूरी तरीके से भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाना एक नुकसान का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परिवहन के साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्रों द्वारा प्रयोग किया जाना किस अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। बच्चों हमारे देश में जो परिवहन के साधन हैं उसमें सरकारी बसें भी चल रही हैं, सरकारी रेलवे भी चल रही है, प्राइवेट बसें भी चल रही हैं, है ना। तो ये किस बात का उदाहरण है। ए साम्यवादी सरकार अर्थव्यवस्था का, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था का, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। बच्चों मैं आपसे एक बात बता दूं, विश्व में जितने भी देश हैं अगर वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पर सार्वजनिक उद्योग धंधे भी होंगे और सरकारी उद्योग धंधे भी होंगे। सरकार भी अपनी तरफ से, जिससे कि लोगों को आसानी हो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देती है। हम देखते हैं कि रेलवे का टिकट बहुत सस्ता है, इसी तरीके से जो सरकारी बसें हैं उनका भी टिकट सस्ता है और एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर किसी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की चीज़ें ना हो, सार्वजनिक क्षेत्र की जो बसें गाड़ियां ना हो, तो बसों के किराए इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैंने इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया, इसके कारण ऐसा हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।